सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान विषय है, उसका चैप्टर नंबर 21 है, राजनीतिक दल तथा दबाव समूह। इस पाठ के जो सारांश पर चर्चा करेंगे। तो इसके अंतर्गत जो पाठ के मुख्य मुख्य बिंदु हैं वो ले रखे हैं, ताकि जो इतना बड़ा पाठ है वो आप शॉर्ट टाइप में यानी समरी के रूप में पढ़ पाओ और आप अपना एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओ। तो पढ़ते हैं इस पाठ को। तो जैसा कि पाठ के नाम से पता चल रहा है कि राजनीतिक दल तथा दबाव समूह, यानी इस पाठ के अंतर्गत हम जो हमारे जो राजनीतिक दल हैं जिनको जैसे कि जनता पार्टी है या कांग्रेस है आदि, जो भी राजनीतिक दल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो राजनीतिक दल कैसे बनाए जाते हैं, किसने उनको बनाया है। क्योंकि जो भी हमारे प्रत्याशी जाते हैं वो हम जनता द्वारा ही चुने जाते हैं, ठीक है। और उन पर भी कुछ दबाव समूह, यानी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ समूह ऐसे भी होते हैं जो उन राजनीतिक दलों पर कुछ दबाव बनाए रखते हैं। क्योंकि राजनीतिक दल जो है ना, जो भी पार्टी है वो हमसे कुछ वादे करती है चुनाव के टाइम में कि हम आपका ये कार्य कर देंगे, हम ऐसे काम करेंगे, ठीक है। और साथ में उनको देश के विकास के लिए भी कुछ उनके पास फंड आता है, तो उसके ऊपर भी वो काम करती है। तो ये जो दबाव समूह है वो पूछते हैं कि आपने क्या काम किया, है ना। आपके जो अभी समय काल था, जितने साल तक आप जो पार्टी में रहे हैं, या फिर जिस समय बीच बीच के अंदर वो उनसे पूछती रहती है कि आपने क्या कार्य किया, क्या जनता के हित में काम किया, ये कहाँ जनता का हित नहीं है, ठीक है। तो उनके दबाव समूह के कई तरीके होते हैं। उन तरीकों के माध्यम से वो इन राजनीतिक दलों के ऊपर दबाव बनाए रखते हैं, ताकि राजनीतिक जो दल है वो जनता के हित में कार्य कर सके। चलो पढ़ते हैं इसमें कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र है। कि लोकतंत्र किसे कहेंगे हम, कि जनता के लिए, तो जनता के द्वारा जनता के लिए ही शासन क्या है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र की सरकार ही जनता की सरकार होती है। प्राचीन समय में ऐसा लोकतंत्र ग्रीस के नगर राज्यों में काम करता था। ये जनता की सरकार जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जाती थी। तो ये जो जनता की सरकार है वो जनता के द्वारा ही जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, जैसा कि हम आज भी करते हैं। आज भी हम जो है अपने प्रतिनिधि, अपना नेता है ना, चाहे वो पार्षद हो, सरपंच हो, कोई अध्यक्ष हो, कोई पंच हो, उनको हम खुद वोट देकर चुनते हैं। तो वो जनता द्वारा ही चुना जाता है और उनके द्वारा वो सरकार चलाई जाती है। जनता चुनाव में हिस्सा लेने वाले प्रत्याशियों को मत देती है। तो जो भी प्रत्याशी चुनाव में खड़ा होता है, जो चुनाव में खड़ा होता है उसको प्रत्याशी कहते हैं ना, और प्रत्यक्ष रूप से उसको मत दिए जाते हैं। यानी कि हम खुद जाते हैं और प्रत्यक्ष यानी कि सीधे तौर पर हम उसको वोट देते हैं, उनको चुनते हैं। जिन प्रत्याशियों को राजनीतिक संगठनों द्वारा अपना प्रत्याशी बनाया जाता है उन्हें राजनीतिक दल कहा जाता है। अब कुछ जो प्रत्याशी होते हैं जिनको राजनीतिक दल जो है, जिनको हमने चुन के भेजा, वो भी आगे जाके जैसे कि अपन कहे कि राज्यसभा है, राज्यसभा में हम वोट नहीं दे सकते, लोकसभा में हम वोट देते हैं, लेकिन राज्यसभा जो है उसमें जो हमारे द्वारा जो चुने गए नेता गए हैं वो उनको वोट देते हैं और उनको वो चुनते हैं, ठीक है। तो वो राजनीतिक दल को, वो एक राजनीतिक दल कहलाता है। हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है, क्यों हम राजनीतिक दल बनाएं? तो ऐसा क्या कारण है कि हमें राजनीतिक दल बनाने की जरूरत है? बिना राजनीतिक दलों के लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। कुछ लोगों के अनुसार राजनीतिक दल के अभाव में सरकारें हो सकती है। उदाहरण के रूप में लीबिया, ओमान, कतर, UAE जैसे देशों में सरकारें तो है, परंतु राजनीतिक दलों को अवैध घोषित कर दिया है। यह राजनीतिक दल सरकार की संस्थाओं तथा क्रियाओं को सहायता प्रदान करती है ताकि वे लोकतंत्र के रूप में अपना सके, व धारण कर सके। देखो, सरकार तो हो सकती है, अगर राजनीतिक दल नहीं है तो सरकार तो बन जाएगी, लेकिन राजनीतिक दल का होना भी जरूरी है, ठीक है। अगला है राजनीतिक दलों का अर्थ। क्या होता है राजनीतिक दल? तो राजनीतिक दल औपचारिक सदस्यों वाले लोगों का एक समूह होता है ना, जिनको हम चुनते हैं, ठीक है। औपचारिक मतलब जिनको हम चुन के भेजते हैं, ठीक है। सरकार उनको चुनती है ना, उनको कुछ कार्य करने के लिए कुछ कर्तव्य दिए जाते हैं। तो ऐसे लोगों का एक समूह होता है। इन सदस्यों में राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित सिद्धांत, नीतियों तथा कार्यक्रम के सामान्य सहमति होना जरूरी है। तो राजनीतिक व्यवस्था जो है उससे संबंधित कुछ नियमों का, कुछ सिद्धांतों को पालन करते हुए है ना उस पद पर वो जाते हैं। राजनीतिक दल लोगों की समस्याओं संबंधी विषयों तथा कार्यों की एकरूपता पर बल देते हैं। तो जो भी राजनीतिक दल है वो लोगों की समस्या है, लोगों से संबंधित जो भी कार्य संबंधित जो भी विशेषता है उसकी एकरूपता पर बल देंगे। गिलक्रिस्ट के अनुसार राजनीतिक दल नागरिकों का एक संगठित समूह है। तो ये लोगों का एक संगठित समूह होता है जो समान राजनीतिक विचारों को साझा एवं व्यक्त करते हैं और एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हुए सरकार को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। विशेषताएं। अब जो राजनीतिक दल है उसकी क्या विशेषताएं हैं? तो राजनीतिक दल की जो विशेषता है वो पहली है, राजनीतिक दल लोगों का समूह होता है, ठीक है। तो ये क्या है? एक लोगों का समूह है। अगला है, दूसरा है, यह समूह समान नियमों तथा समान लक्ष्यों
पर बल देता है। तो राजनीतिक दलों के लिए एक नियम बनाए गए, कुछ नियम बनाए गए, तो वो नियम और जो लक्ष्य है वो सबके लिए समान होते हैं। तीसरा है लोगों की समस्याओं पर इस समूह के सदस्य एक जैसा विचार करते हैं। तो लोगों की जो समस्याएं होती है ना, उनके ऊपर ये जो दल होता है, ये जो समूह होता है, वो एक जैसा विचार करते हैं और विचार के आधार पर ही वो कार्य करते हैं, लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं। चौथा है लोगों के सामूहिक प्रयासों से राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। साथ में ये जो इनको राजनीतिक शक्ति कहाँ से मिलती है, ये वोट में चुन के कहाँ से जाते हैं, लोग ही उनको प्रत्यक्ष रूप से उनको वोट देते हैं और उनको चुनते हैं। पांचवा है सरकार को नियंत्रित करने के लिए संवैधानिक साधनों तक चुनाव का प्रयोग किया जाता है। छठा है इनके उद्देश्य के अंतर्गत घोषित नीतियां तथा सरकारी गतिविधियों पर बल दिया जाता है। अब देखो ये क्या करते हैं, कुछ ना कुछ नीतियां घोषित करते हैं। हमने देखा है कि अभी हमारे कई नीतिगत घोषणाएं होती है, जब बजट आता है तब कई नीतियां घोषित करते हैं सरकार कि हम इनके लिए ये करेंगे, हम जनता के लिए है ना ये घोषणा लेके आए हैं, हमने ये अभियान चलाएंगे जिससे जनता का ये फायदा होगा, है ना। तो इस तरह की कुछ घोषणाएं भी करते हैं, है ना। तो और सरकारी कुछ गतिविधियों पर भी ये बल देते हैं। अगला है राजनीतिक दलों के कार्य एवं भूमिका। अब राजनीतिक दल क्या काम करती है, तो कभी कभी लोकतंत्र के सही कार्यों के लिए प्रतिनिधि के रूप में राजनीतिक दल का नेतृत्व करना बहुत आवश्यक है। ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक दल के बिना सही व स्पष्ट लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। आइए हम राजनीतिक दलों के कुछ कार्यों के बारे में जानें। तो राजनीतिक दलों के बिना स्पष्ट रूप से कोई भी लोकतंत्र की हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि लोकतंत्र तभी कहलाएगा जब उसमें कोई राजनीतिक दल होगा, कोई ऐसा समूह होगा जो जनता के लिए कार्य कर रहा होगा। तो राजनीतिक दलों के कुछ कार्य हैं। पहला है चुनाव के समय अपनी राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारती है। जैसे मान लो राजनीतिक दल है तो वो चुनाव के समय क्या करती है, तो ये राजनीतिक जो दल है चुनाव के समय में अपने अपने जो उम्मीदवारों को चुनाव में उतारती है। जैसे कि मान लो है ना बीजेपी है ना, कांग्रेस है, तो ये एक राजनीतिक दल हो गया। तो बीजेपी से भी कई लोग उतरते हैं चुनाव के अंदर, राजनीति जो कांग्रेस है बहुजन समाज पार्टी है उससे भी कई लोग वो चुनाव में उतरते हैं। ठीक है, तो अपने अपने उम्मीदवारों को कहाँ उतारती है, चुनाव के अंदर उतारती है। चुनाव के समय राजनीतिक दल लोगों के सामने नीतियां और कार्यक्रम रखते हैं। तो जब चुनाव का समय होता है तो ये राजनीतिक दल क्या करते हैं, लोगों के सामने कुछ नीतियां रखते हैं, कुछ कार्यक्रम रखते हैं, लोगों को लुभाते हैं। तो लोगों को लगेगा कि चलो ये पार्टी आएगी, ये दल आएगा, है ना, तो हमारा ये कार्य हो पाएगा, है ना, ताकि लोग राजनीतिक दल के उम्मीदवारों का समर्थन कर सके। तो इस तरह से वो कुछ कार्यक्रम लोगों के सामने रखते हैं, कुछ नीतियाँ लोगों के सामने रखते हैं, जिससे लोगों को ये लगता है कि वो हमारे ये कार्य करेगा, आने वाले समाज में हमारे काम होगा। अब मान लो कोई राजनीतिक दल है, जैसे कि मान लो ना बीजेपी है, बीजेपी घोषणा करती है कि हम आने वाले समय में चुनावी का समय आता है, वो घोषणा करती है कि आने वाले समय में अगर आप हमें चुनते हो, है ना, हमारी पार्टी आती है तो हम आपके लिए नौकरियों की व्यवस्था करेंगे, बेरोजगारों को तरह तरह के रोजगार देंगे, है ना, गरीबों को हम कुछ सहायता देंगे, गरीबों के लिए कुछ आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएंगे, है ना। इसके अलावा जो भी बीपीएल वर्ग है, जो भी गरीब है, उनको फ्री में गेहूँ देंगे या ये चीज़ देंगे, है ना। तो इससे क्या होता है कि लोगों को लगता है कि यह आके हमारे लिए काम करेगा, तो प्रलोभन उनको देते हैं। तो इसकी वजह से लोग क्या करते हैं, इन दलों को ज़्यादा समर्थन देंगे तो उनके ही उम्मीदवार को वो चुनाव में जो है वोट देंगे, मत देंगे, और वो चुनकर वो दलों के अंदर शामिल हो जाएंगे। यानी चुनकर वो लोग उम्मीदवार के रूप में वो आएंगे, और जिस राजनीतिक दल के जितने उम्मीदवार ज़्यादा आएंगे तो उन्हीं राजनीतिक दल का क्या होगा, बोलबाला होगा, है ना, वही सरकार के अंदर कार्य करेगी। तीसरा है राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार कर प्रत्याशी को जिताने का प्रयास करती है। तो राजनीतिक दल क्या करती है, अपने अपने प्रत्याशी जो भी अपने उम्मीदवारों को मतलब मत के लिए उतारती है ना, उन उम्मीदवारों का वो प्रचार प्रसार करती है। ठीक है, और उनको जिताने का प्रयास भी करती है। चौथा है राजनीतिक दल सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभाती है। तो जो राजनीतिक दल के जितने सदस्य ज़्यादा आएंगे अलग अलग क्षेत्रों से, तो वही सरकार बनाती है। जैसे अब अभी हम देखें तो हमारी सरकार केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार है, क्योंकि केंद्र के अंदर जो है तो बीजेपी के जो सदस्य हैं वो ज़्यादा बैठते हैं। ठीक है, अभी क्या है, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, तो वो कहाँ से है, वो बीजेपी से संबंधित है, क्योंकि उस समय जब वोट हुआ, है ना, तो बीजेपी के जो सदस्य वो चुन के ज़्यादा आए, तो उनको बहुमत ज़्यादा मिला, तो उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। तो हमने पहले पिछली पीढ़ी में पढ़ा है कि प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं, राष्ट्रपति कैसे बनते हैं, है ना, लोकसभा है, राज्यसभा, इसके बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। पांचवा है राजनीतिक दल को अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, वह सरकार का हिस्सा नहीं बनती, तो विरोधी पक्ष की भूमिका निभाती है। अब बताओ, राजनीतिक जो दल है अगर उनको स्पष्ट भूमिका नहीं मिली, उनको राजनीतिक में सरकार में हिस्सा नहीं मिला, वो हार गई वो पार्टी, है ना। मान लो एक तरफ से बीजेपी है, बीजेपी, और एक तरफ से कांग्रेस है। ठीक है, क्या है, कांग्रेस। अब मान लो दोनों ही के ही राजनीतिक दल के जो है सदस्य चुनाव में उतरते हैं। बीजेपी को क्या मिला, अच्छा वोट मिला, तो बीजेपी
की सरकार जीती, तो अब इनको वोट इतना नहीं मिल पाया, तो ये सरकार हार गई, ये दल हार गया। तो ये क्या काम करेगा, अब ये जो कार्य करेगी ना, उस कार्य के ऊपर ये विरोधी पक्ष के रूप में रहेगी। ये जो भी काम करेंगे उनको पूछेगी कि आपने ये काम कैसे किया है, क्या आप ये आपने अपने बजट में या अपने चुनावी दिनों में इन चीज़ों की घोषणा की थी, क्या आप ये कार्य कर रहे हो क्या। तो ये क्या करेगी, इसके ऊपर दबाव बना के रखेगी, है ना। तो एक विपक्ष के रूप में काम करेगी ये, है ना। तो इस तरह से तो इस सरकार के ऊपर क्या रहेगा, जो पार्टी आई है, जो सरकार आई है, उसके ऊपर दबाव भी बना रहेगा और उसको वो काम करने के लिए बाध्य भी रहेगी। विधि निर्माण में सहायक होती है, तो जो भी राजनीतिक दल है जो कानून बनाता है, कुछ नए नए नियम बनाता है, उसके निर्माण में भी सहायक होता है। सातवां है राजनीति जनता में राजनीतिक समझ का प्रचार प्रसार करते हैं। आठवां है राजनीतिक दल सरकारी संस्थाओं विशेषकर विधानमंडल, कार्यपालिका तथा नौकरशाही संस्थाओं की कमजोरियों की जनता के सामने पेश करती है। तो जो भी राजनीतिक दल है वो क्या करेगा कि सरकारी जो भी संस्थाएं है, विधानमंडल है, कार्यपालिका है, नौकरशाही है ना, आदि संस्थाओं में जो भी कमजोरियां है उनको जनता के सामने वो जो लेकर आएगा। राजनीतिक दलों ने जनता तथा सरकार के मध्य कड़ी के रूप में काम किया है। इन दलों ने लोगों की मांगों की पूर्ति का प्रयास भी किया है। यह बिल्कुल सत्य है कि राजनीतिक दल के बिना चुनाव नहीं हो पाएंगे और चुनाव के बिना प्रतिनिधित्वात्मक सरकार असंभव है। अगर राजनीतिक दल ही नहीं होगा तो उनके सदस्य कैसे चुनाव में उतरेंगे, कैसे उनका प्रचार प्रसार होगा। तो राजनीतिक दल नहीं है तो चुनाव भी नहीं हो पाएंगे और चुनाव के बिना प्रतिनिधित्वात्मक सरकार यानी प्रतिनिधि करने वाले सरकार की कोई भी जो है भूमिका असंभव होगी। यह बात भी सही है कि भारत के लोकतंत्र को सशक्त बनाने तथा संभालने के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता है। भारत में राजनीतिक दलों का विकास। अब भारत में राजनीतिक दलों का विकास कैसे हुआ और कब से हुआ, तो भारत में राजनीतिक दलों का विकास सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में, है ना। तभी से राजनीतिक दलों का विकास हुआ। भारत की आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राजनीतिक दल के रूप में काम करना शुरू किया। तो हमारे जब देश आज़ाद हो गया, स्थापना तो 1885 में हो गई थी राष्ट्रीय कांग्रेस की, है ना। राष्ट्रीय कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो गई थी, लेकिन इसने काम करना प्रारंभ कब किया, जब हमारा देश आज़ाद हो गया, यानी 1947 के बाद में। 1971 तक इसी पार्टी को बहुमत प्राप्त होता गया। तो 1971 तक तो यही पार्टी को हमेशा बहुमत मिलता था, जनता इन्हीं को चुनती थी, है ना। इसके बाद 1977 के चुनाव में यह लगने लगा कि भारत को दो दलीय प्रणाली का दौर शुरू हो गया। तो भारत में दो दल बन गए, दो दलीय प्रणाली का दौर शुरू हुआ, लेकिन ये स्थिति थोड़े समय तक ही रही। सन 1999 के बाद भारत में दो गठबंधन स्थिर हो गए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला जो है जनतांत्रिक गठबंधन, तो भारतीय जनता पार्टी आई, बीजेपी आ गई, है ना, उसके नेतृत्व वाला एक जनतांत्रिक गठबंधन बना, तथा दूसरा कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन बना। तो एक तो आई कांग्रेस तो पहले से थी, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी भी आई। भारत में दलीय प्रकार, प्रकृति, प्रकार व नीतियाँ। भारत में दलीय प्रणाली बहुदलीय है, यानी कि बहुत सारे दल होते हैं एक ही राजनीतिक दल में, परंतु वास्तव में कभी एक दल तो कभी दो दल का प्रभुत्व रहता है। भारत में दलीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं। हमारे देश में बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं। राजनीतिक दल अपना प्रभुत्व जमाने वाले नहीं अपितु प्रतिस्पर्धात्मक होते हैं। केंद्र में सरकारें बनाते वक्त क्षेत्रीय दलों की एक प्रमुख भूमिका होती है। ये क्षेत्रीय दल केंद्र में किसी एक अथवा दूसरे राष्ट्रीय दल के समर्थन होते हैं। गठबंधन की राजनीति हमारी दलीय प्रणाली की विशेषता बन गई है। तो केंद्र में सरकार बनाते वक्त भी क्या होता है, जो क्षेत्रीय दल होते हैं, दलों की भी भूमिका होती है। ये क्षेत्रीय दल केंद्र में किसी एक अथवा दूसरे राष्ट्रीय दल को समर्थन देती है। चौथा है गठबंधन की राजनीति हमारी दलीय प्रणाली की विशेषता बन गई है। पांचवा है गठबंधन की राजनीति के परिणाम स्वरूप राजनीतिक दलों की विचारधाराएं गौण बन गई है। अगला है न्यूनतम साझा कार्यक्रम। तो न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत जब कुछ राजनीतिक दल सरकार बनाने तथा शासन चलाने के लिए अपने दल की नीतियों को एक तरफ रखकर एक साझा कार्यक्रम विकसित करते हैं, तो उसे न्यूनतम साझा कार्यक्रम कहते हैं। यानी कि क्या करते हैं, कुछ राजनीतिक दल है जो सरकार बनाने या शासन चलाने के लिए अपने दल की नीतियों को एक तरफ रख देते हैं, ठीक है, और एक साझा कार्यक्रम विकसित करते हैं, तो उसे न्यूनतम साझा कार्यक्रम कहते हैं। इसे वर्ष 1998-99 में एनडीए सरकार द्वारा तथा बाद में यूपीए सरकार द्वारा केंद्र में लागू किया गया। अगला पॉइंट है भारत में राजनीतिक दलों के प्रकार। अब भारत में कौन कौन से राजनीतिक दल है जो कार्य है, जो कर रहे हैं, जो सक्रिय हैं। भारत में दो प्रकार के राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रीय दल तथा क्षेत्रीय दल। एक तो पूरे जो केंद्र के ऊपर होता है, भारत के ऊपर होता है, वो है राष्ट्रीय दल, और दूसरा क्षेत्रीय दल। अलग अलग क्षेत्रों में भी कुछ दल बने हुए होते हैं। प्रमुख राष्ट्रीय दलों का कार्य, परंतु राष्ट्रीय दलों का कार्यक्रम क्षेत्रीय है।
व क्षेत्रीय दलों का कार्यक्रम राष्ट्रीय है। ए, राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का दर्जा निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जाता है। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए 4 राज्यों में से कम 4% मत प्राप्त करना जरूरी है। देखो, राजनीतिक दलों को जो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का दर्जा है वो निर्वाचन आयोग जो चुनाव करवाती है वो निर्वाचन आयोग कहलाता है। तो निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जाता है। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 4 राज्यों में से कम 4% मत उनको प्राप्त करना पड़ेगा। मान लो 4 राज्य है, चारों राज्य जैसे राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश है, ये 4 राज्य हैं। चारों राज्यों में से भारत के किसी भी 4 राज्यों में वो राजनीतिक दल खड़ा होता है ना, चुनाव के अंदर उतरता है, तो उनको कम से कम 4% मत तो प्राप्त करना जरूरी है। अक्टूबर 2004 में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय साम्यवादी दल व बहुजन समाज पार्टी थे। तो 2 अक्टूबर 2004 में कौन कौन सी राजनीतिक दल को मान्यता थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी जिसको हम बोलते हैं, भारतीय साम्यवादी दल है, वे बहुजन समाज पार्टी आदि थे। बी है निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त वे राजनीतिक दल जिन्हें किसी राज्य में एक निश्चित संख्या में मत अथवा सीटें प्राप्त होती है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों तथा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। भारत में कुछ क्षेत्रीय दल जैसे कि शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना, तेलुगु देशम पार्टी, समाजवादी पार्टी है। अब है भारत के राजनीतिक दलों की नीतियाँ। कौन कौन सी नीति राजनीतिक दल बनाता है? तो हर एक राजनीतिक दल लोगों को विश्वास में लाने के लिए अपनी घोषणाओं, नीतियों तथा कार्यक्रमों की घोषणा करता है, जिनका समावेश एक प्रपत्र में किया जाता है, जिसे चुनावी घोषणा पत्र कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? चुनावी घोषणा पत्र। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सन 1885 में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? 1885 में। कहाँ पर हुई थी? मुंबई में। तो मुंबई में हुई थी। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्ता में आने के लिए अन्य राजनीतिक दलों के गठबंधन पर निर्भर है। तो अन्य राजनीतिक दलों का गठबंधन के ऊपर ये निर्भर होता है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता तथा समाजवाद व समाज के कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए कटिबद्ध है। अगला है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ा। अब भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ? तो ये 1980 में जनता दल के से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई। यह पार्टी आज केंद्र तथा राज्यों में एक महत्वपूर्ण दल के रूप में है। भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों में राष्ट्रवाद तथा राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र, सकारात्मक पथ निरपेक्षता, गांधीवादी समाजवाद, मूल्यपरक राजनीतिक प्रमुख रूप से है। वर्तमान में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें है। अगला है साम्यवादी दल। भारतीय साम्यवादी दल सीपीआई की स्थापना 1925 में कानपुर में हुई। कहाँ पर हुई थी? 1925 में कानपुर में। किसकी? साम्यवादी दल की। भारतीय साम्यवादी दल यानी कि मार्क्सवादी का जन्म 1964 में भारतीय साम्यवादी दल के विभाजन के पश्चात हुआ। भारतीय साम्यवादी दल पश्चिमी बंगाल, केरल तथा त्रिपुरा में कई बार सत्ता में भी आई। तो देखो ये दलों के नाम है ना, जिनकी स्थापना कब हुई। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, उसी प्रकार ये साम्यवादी दल भी है। तो इनके जो है ये भारतीय साम्यवादी दल जो पश्चिमी बंगाल, केरल तथा त्रिपुरा में कई बार सत्ता में आई है। साम्यवादी दल श्रमिकों तथा किसानों के दल रहे। तो साम्यवादी दलों में तो कौन शामिल रहे? श्रमिक और किसान। साम्यवादी दल मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद की विचारधाराओं पर आधारित थे। साम्यवादी दल पूंजीवादी, साम्राज्यवाद तथा वैश्वीकरण के विरोधी थे। तो पूंजीवादी है ना और साम्राज्यवाद है और वैश्वीकरण के क्या है? विरोधी। अगला है बहुजन समाज पार्टी। 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई। बसपा भारतीय समाज के अभावग्रस्त वर्गों, निर्धनों, भूमिहीन, बेरोजगारों तथा दलितों की पार्टी है, जो भारत की जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा है। वर्तमान में बसपा का नेतृत्व बहन मायावती कर रही है। तो इसका नेतृत्व कौन कर रही है? मायावती। बसपा साहू महाराज, ज्योतिबा फुले, स्वामी तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से शिक्षा लेती है। तो बसपा किससे शिक्षा लेती है? ज्योतिबा फुले, रामास्वामी तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनकी जो भी शिक्षा है उनको ही वो ग्रहण करती है। भाजपा को सर्वप्रथम कांशीराम का नेतृत्व मिला। भाजपा की कार्यशैली का मुख्य सिद्धांत सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय है, अर्थात सभी का हित हो और सभी का सुख हो। तो इस मकसद को लेकर ये बहुजन समाज पार्टी कार्य करती है। अगला है क्षेत्रीय राजनीतिक दल।
तो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हुआ। तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल का उदय क्यों हुआ? कि क्षेत्रीय आकांक्षा है उसकी पूर्ति के लिए हुआ। परंतु जब क्षेत्रीय राजनीतिक दल अपने अपने राज्यों में इतने लोकप्रिय हो गए कि राज्य की नीतियों में तथा राज्य में सत्ता प्राप्त करने में उनका वर्चस्व दिखाई देने लगा, ये दल गठबंधन सरकारें स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये दल क्या करते हैं, क्षेत्रीय दल क्या करते हैं, जो गठबंधन सरकार है उसको निभाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान में पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। शिवसेना महाराष्ट्र में काफ़ी लोकप्रिय दल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर का काफ़ी लोकप्रिय राजनीतिक दल है। इस प्रकार कहा जाता है कि हमारी दलीय प्रणाली की विवेकशील प्रकृति ने हमारी संघात्मक व्यवस्था के सहकारितावादी रुझान को दृढ़ बनाया है। राजनीतिक दल तथा दबाव हित समूह। अब देखो राजनीतिक दल के अंदर जो दबाव हित समूह क्या काम करता है, तो लोकतांत्रिक देश में विरोधी रूप से हुए बहुत बड़ी संख्या में ऐसे कई संगठन समूह होते हैं। तो लोकतांत्रिक देश में विरोधी रूप से, है ना, जो भी दल आया है सरकार में, ठीक है, अब उसका विपक्षी दल भी होते हैं तो उसको उसी को विरोधी विरोधी दल के रूप में माना जाता है। तो ऐसे कई संगठित समूह होते हैं जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार के संगठित समूह अपने किसी न किसी हित के कारण संगठित होते हैं। ऐसे कई और भी संगठित समूह हैं जिन्हें दबाव समूह या हित समूह कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एक ऐसा संगठन है जिसे दबाव समूह कहा जाता है। हित समूह लोगों द्वारा संगठित समूह है जिन्हें अपने हितों की पूर्ति करनी होती है। हित पूर्ति ही इनका सामान्य उद्देश्य है क्योंकि वे संगठित समूह हैं। इनके कुछ समान हित होते हैं, लोगों को जोड़ने वाले हित विशिष्ट होते हैं। ऐसे संगठित समूह के सदस्य अपने हितों की पूर्ति, रक्षा तथा समूह को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। साधारण हित समूह व दबाव समूह को समान समझा जाता है। देखो साधारण हित समूह व दबाव समूह क्या समझा जाता है, समान। आइए हित समूह व दबाव समूह के अंतर्गत अंतर को निम्नलिखित सारणी से समझे। तो हित समूह और दबाव समूह। हित समूह क्या होता है कि औपचारिक रूप से ये समूह औपचारिक रूप से संगठित होते हैं। हित समूह हितों पर आधारित होते हैं। ये सरकार की नीतियों को भी प्रभावित करते हैं, कभी नहीं, है ना। हित समूह का दृष्टिकोण लचीला होता है। हित समूह सुरक्षात्मक कार्य करते हैं। दबाव समूह ये कठोर संगठित होते हैं। दबाव समूह दबाव पर आधारित होते हैं। ये समूह सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। दबाव समूह का दृष्टिकोण कठोर होता है। ये सुरक्षात्मक तथा प्रोत्साहित होते हैं। तो सुरक्षात्मक और प्रोत्साहक होता है। राजनीतिक दल तथा दबाव समूह। एक और तो मजदूर संगठन राजनीतिक दलों को चुनाव के दौरान अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर सहायता करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दल भी उनके कार्यकर्ताओं के हित में कानून बनाने का प्रयास करते हैं। क्या आपको पता है नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडियन कांग्रेस पार्टी को भावी नेतृत्व प्रदान करती है, जबकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारतीय जनता पार्टी को अपना नेतृत्व प्रदान करती है। तो कुछ ऐसे समूह होते हैं जैसे कि ना अखिल भारतीय विद्या परिषद, वो राजनीतिक दल को नेतृत्व प्रदान करती है। इसी प्रकार नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया ये कांग्रेस पार्टी को नेतृत्व प्रदान करती है। अगला है राजनीतिक दल तथा दबाव समूह में अंतर। दबाव समूह मूलतः राजनीतिक दल, जो दबाव समूह है वो मूलतः प्रकृति के होते हैं। तो ये दबाव समूह मूलतः राजनीतिक प्रकृति के होते हैं, जबकि राजनीतिक दल बुनियादी रूप से राजनीतिक होते हैं। प्रत्यक्ष रूप से सत्ता प्राप्त करना दबाव समूह का उद्देश्य नहीं होता। ये केवल प्रभावित करते हैं। राजनीतिक दल सरकार बनाकर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं, ये केवल अपनी पसंद की पार्टी का समर्थन करते हैं, जबकि राजनीतिक दल चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़ा करते हैं। दबाव समूह के हित प्राय विशिष्ट तथा खास होते हैं, जबकि राजनीतिक दल राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय हितों से जुड़े होते हैं। दबाव समूह भूमिका एवं तकनीकी। तो दबाव समूह की भूमिका क्या है, उसकी तकनीकी क्या है। दबाव गुट लोकतांत्रिक राजनीति की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सार्वजनिक मुद्दों विषयों पर चर्चा या वाद विवाद कर जनमत तैयार करने में सहायता करते हैं। दबाव समूह लोकनीति में शक्ति के विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करते हैं। दबाव गुट अपनी मांगों को मनवाने में जो तकनीकें अपनाते हैं वह निम्नलिखित हैं। क्या, अपील। अब देखो दबाव समूह किस तरीके से अपने मांगों को पूरा करवाती है, जनता की मांगों को पूरा करवाती है, वो है अपील करना, याचिकाएं, प्रदर्शन करना, घेराव करना, जुलूस निकालना, राजनीतिक व्यक्तियों अधिकारियों को अपने पक्ष में करना। दूसरा है मीडिया, पत्रकार के माध्यम से पर्चे बंटवाना, प्रेस वार्ता करके, चर्चा करके, परिचर्चा, पोस्टर तथा नारों से अपनी बात रखते हैं। दबाव समूह सत्याग्रह कर सकते हैं, जो एक अहिंसक रास्ता है। हड़ताल कर सकते हैं, बहिष्कार कर सकते हैं। दबाव समूह इन गतिविधियों के माध्यम से सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं।
लॉबिंग का अर्थ, तो लॉबिंग का अर्थ क्या है कि राजनीतिक दल, राजनीतिक जो है राजनीतिक नीतियों के निर्माण और उनको लागू करने की प्रक्रिया को प्रभावित करना लॉबिंग कहलाता है। भारत में दबाव समूह, भारत में पारंपरिक सामाजिक संरचना पर आधारित समूह है, जैसे आर्य प्रतिनिधि सभा, सनातन धर्म सभा, पारसी अंजुमन, एंग्लो इंडियन, ईसाई संगठन आदि। फिर भी कुछ जातीय आधारित समूह है, जैसे कि ब्राह्मण सभा, नायर समाज, तमिल संघ, अंजुम ए तारीख आदि है। अन्य प्रकार के संघों में भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिषद, अखिल भारतीय मजदूर संघ, किसान सभा। संस्थागत समूह में सिविल सेवा संगठन, राजपत्रित अधिकारी यूनियन आदि आते हैं। भारत में कई नागरिक समाज संगठन हैं जिनका निर्माण देश के नागरिकों द्वारा अपने कुछ हितों की रक्षा के लिए किया जाता है। इनमें से कई सरकार पर इनके कार्य क्षेत्र से संबंधित नीतियों को लागू करने का दबाव डालते हैं। ऐसे संगठन साधारण लोगों द्वारा बनाए व चलाए जाते हैं जो किसी सरकार समस्या या मुद्दे के प्रति समर्पित होते हैं। कुछ व्यक्ति जो हाल के दिनों में सक्रिय नजर आए वे हैं अरुणा राय, मजदूर किसान शक्ति संगठन, इला भट्ट, सेल्फ एम्प्लॉयज वुमेन एसोसिएशन, मेघा पाटकर, नर्मदा बचाओ, अन्ना हजारे, इंडियन अगेंस्ट करप्शन। इन्होंने देश व राज्य की नीतियों में बदलाव लाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को भागीदारी बनाया है। तो इस तरह से राजनीतिक संगठन है, कुछ अन्य नागरिकों के संगठन है, वो उभर कर हमारे सामने आए हैं जो कि सरकार के ऊपर दबाव बनाती है। तो ये था आपके पाठ का सारांश। तो ये पाठ का समरी है जो आपकी समाप्त होती है। आपके पास अगर पाठ है तो आप पाठ को अच्छे से पढ़ो, उसके बाद आप समरी पढ़ोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। और वैसे समरी पढ़ के भी जाते हो आप तो भी आपका पाठ अधिकतर उसमें कवर हो जाता है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।